पढ़ा था यहाँ तक कि कंपनी क्या है, कंपनी एक लीगल एंटिटी है जो लोगों ने बनाई इस मकसद के लिए कि प्रॉफिट जनरेट किया जा सके और बिजनेस को रन किया जा सके। यानी एक लिविंग क्रिएचर बन गया जो इसका मकसद क्या है, कारोबार चलाना और बिजनेस को रन करके उससे प्रॉफिट अर्न करना। हमने कल ये कहा था कि हमारे पास टैक्स लगाने के लिए दो ही तरीके हैं या दो ही जो है वो डिस्क्रिमिनेशंस हैं या दो क्लासिफिकेशन है। या तो कोई कंपनी प्राइवेट हो सकती है या कोई कंपनी पब्लिक हो सकती है। अच्छा, अगर कंपनी पब्लिक है, आप आम जिंदगी में पब्लिक अनलिस्टेड लिस्टेड बना लेते हैं। हमारे पास एक ही फार्मूला है, या वो प्राइवेट है या वो पब्लिक है। पब्लिक कंपनी की 4 डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। एक डेफिनेशन ये है कि किसी भी कंपनी के 50 या इससे ज्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट ने ले लिए तो ये पब्लिक कंपनी। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कंपनी के 50 या इससे ज्यादा जायद शेयर किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने ले लिए, से कनाडा ने, तो वो भी क्या है, पब्लिक कंपनी है। तीसरी डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि कोई भी एक कंपनी जिसके 100% शेयर किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीद लिए हों और फिर वो कंपनी किसी और कंपनी के 50% शेयर्स खरीद लेती है तो वो भी क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी बन जाएगी। ठीक है ना जी, रिपीट कर देता हूं। जो तीसरा पॉइंट है सिर्फ कि कोई भी कंपनी जिसके 100% शेयर्स किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदे तो गवर्नमेंट का हिस्सा हो गई ना, 100% चली गई, जम हो गई, तो समझिए गवर्नमेंट है, उससे फर्क ही कोई नहीं। अब वो कंपनी आगे सब कंपनी के 51% शेयर्स खरीद लेती है तो इसका मतलब है कि वो भी क्या हो गई, 50 या 50 से ज्यादा, तो वो भी हो गई पब्लिक कंपनी। और चौथा हमारा पॉइंट क्या था, फोर्थ हमने क्या कहा था, फोर्थ डेफिनेशन ये थी कि हर वो कंपनी जिसके शेयर्स आजादाना तौर पर स्टॉक एक्सचेंज में बेचे और खरीदे जाते हैं और वो साल के 365 दिन लिस्टेड रही है, वो भी पब्लिक कंपनी। तो ये 4 डेफिनेशंस थी। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि भाई जो आपके गोदाम में या आपके स्टोर में स्टॉक इन सेल है या कंज्यूमेबल मटेरियल है, जो कि आपने लकड़ी वगैरह रखी फर्नीचर बनाने के लिए, वो कैपिटल का हिस्सा नहीं है। और इसी तरह अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, मशीन है, कोई चीज है जिसकी वैल्यू डिक्लाइन होती है या वो इंस्टॉलमेंट पर आप खरीद लेते हो तो ये भी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में एडजस्ट हो जाती है, लिहाजा इधर एडजस्ट नहीं होगी। हमने ये भी कहा कि आपके घर में जितनी भी मूवेबल चीजें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव की जा सकती हैं, वो भी कैपिटल में शामिल नहीं होती। चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो आपकी गाड़ी है, वो शामिल नहीं होती। अलबत्ता हमने एक लिस्ट दी है जो घर में चीजें हैं लेकिन वो मूवेबल है, तो हमने उन्हें कैपिटल में शामिल कर लिया है। कल या लास्ट टाइम एक क्लास में एक बच्चा बोला, कहता सर एसी मैंने हिला के देखा मूव नहीं होता, तो इसको कैपिटल में ना डाल दें। तो मैंने उसको कहा कि बेटा ब्रांच लेना या स्क्रू ड्राइवर लेना, खोल के देखना मूव हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, तो लिहाजा वक्ती फिक्सचर को भी आप ये नहीं कह सकते सर ये मूव नहीं हो रहा, लिहाजा इसको कैपिटल में डाल देते। अच्छा, तो ये नहीं है। हमने लिस्ट दे दी, क्या पेंटिंग है, स्कल्पचर है, ज्वेलरी है, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट है, पोस्टेज है, पुरानी स्टैम्प्स वगैरह, कॉइन्स हैं, और ये सारी ये कैपिटल में आ सकती है। यहां तक हमने जी बेटा फर्स्ट बेटा कौन सा, पेंटिंग फर्स्ट डे कवर नहीं, एक्चुअली आप इसको कहते हैं, यू कैन से दैट वो होता है एक पोस्टल का एक पुराना सा कार्ड या जस्ट लाइक दैट, तो उसको कहते हैं फर्स्ट डे कवर। लाइकवाइज कोई ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह होते थे पुराने दौर में, एक्नॉलेजमेंट वगैरह होती थी। अच्छा, इन सारी बातों को लाके हमने एक टेबल में फिट कर लिया। टेबल बड़े काम का है, बड़े काम का है। कहते जी अगर प्राइवेट शेयर है, हम पैसा कमा रहे हैं, उससे कमा रहे हैं, तो क्या देंगे, गेन इज इनकम, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और अगर नुकसान होता है तो नुकसान को भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, डिडक्शन अलाउ है। लेकिन अगर ज्वेलरी वगैरह वाली चीजें हैं तो फिर क्या होगा, इनकम तो गेन है, उसमें तो टैक्स लगेगा, लेकिन लॉसेस काउंट नहीं होंगे, दे आर नॉट डिडक्टेबल, ये अलाउ नहीं है। और एग्जम्प्टेड का तो कोई हिसाब ही शामिल नहीं होता। क्लियर जी। अच्छा, तो ये बड़े काम का टेबल था। इसके बाद आ जाते हैं हम, तो कैपिटल गेन का ये जो एरिया है ये शामिल हो जाता है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जो बच्चों ने पहले यह टॉपिक नहीं पढ़ा, थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाएगा कि भाई बात ये है
वो डिडक्शन जो कि अंडर किसी और हेड ट्रीट हो रही है, या एक लिस्ट है जो इनकम इन बिजनेस के चैप्टर में दी हुई है US 21, अगर उसमें शामिल कोई हेड है तो वो भी शामिल नहीं किया जा सकता, वो भी डिडक्टेबल नहीं है। इसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि जब वो लोगों ने शुरू में काम ये कर दिया कि जी मैं ये करने जा रहा था, रास्ते में मेरी ये चीज खराब हुई, मेरे तो इतने पैसे लग गए, ठीक है जी, मैं ये चीज बेचने जा रहा था, रास्ते में मुझे घड़ी की जरूरत पड़ी, वो इतने की मिली, वो उठा के किस में डाल दिया, उन्होंने डिडक्शन में डाल दिया। इसके बाद दुनिया सारी के एक्सपर्ट इकट्ठे हुए, ये काम यूरोप में ही हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लिस्ट बना ली, उन्होंने कहा जी ये वाली चीजें जो है ना ये आप डिडक्शन में डाल नहीं सकते, तो इसकी एक लंबी लिस्ट है, ये हम पढ़ लेंगे बाद। यहां सिर्फ समझा दिया कि एक लिस्ट है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि किसी और हेड का खर्चा इसमें डाला नहीं जा सकता। जैसे ये देखिए, एक मिस्टर अली, इन्होंने परचेज की है क्या, शेयर्स, कॉस्ट कितना किया पर शेयर, 40 रुपए, ठीक है। हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, A माइनस B। इसके हिसाब से देखें तो यहां पर कमीशन भी दिया इन्होंने, कितना, 5 रुपए। कब दिया कमीशन, तो कहते हैं जी मिस्टर अली परचेज शेयर कॉस्टिंग ₹40 एंड आल्सो पेड कमीशन ऑन परचेज ऑफ ₹5। तो 5 रुपए इन्होंने क्या किया, इसकी कॉस्ट बियर की। इस लिहाज से देखा जाए तो बी क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेज। तो कॉस्ट ऑफ परचेज में शामिल किया जाएगा किसको, 40 को, जो उसकी कीमत है। कमीशन जो दिया है वो भी, ठीक है। फिर इन्होंने बेचा, सेल किया, तो सेल में क्या आएगा, सोल्ड एट 120, तो 120 आ गया क्या, इसको आप क्या कहते हैं, कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन कितनी हो गई, 120 माइनस, अच्छा जी। उसके बाद कमीशन पेड ऑन द सेल, सेल पे भी कमीशन दी, कितनी कमीशन दी, 2 रुपए। फाइन पे किया, कितना, फाइन पेड टू गवर्नमेंट, दैट इज हाउ मच, 7। एंड देन अली इनकर्ड रिपेयर एक्सपेंसेस, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, उसके इधारे शेयर ज्यादा होंगे, उन एवरेज निकाली तो एक शेयर पे कितने पैसे लगे, 14 रुपए ऑन एवरेज आ गए। अर्न अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी ये चीज जो है अदर सोर्स में इस्तेमाल हो रही है। तो इसका मतलब अगर ये अदर सोर्स में इस्तेमाल हो रही है तो ये तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, ला कहता है अगर तुम किसी और हेड में ले रहे हो तो इस हेड में ये खर्चा नहीं आएगा और फाइन भी नहीं आएगा। क्यों, ये इस लिस्ट में शामिल है। और फाइन वैसे भी नहीं आना चाहिए, उसकी लॉजिक ये कि फाइन तुम्हारी अपनी गलती से है, तुम टाइम पे सारे काम करते तो फाइन ना आता, इस तरह तो हर बंदा लगर्ज होकर बैठ जाएगा। लिहाजा ये पेमेंट नहीं आ सकती चूंकि ये इस लिस्ट में, और ये पेमेंट नहीं आ सकती चूंकि अदर हेड्स में जा रही है। तो क्या होगा शाबाश बच्चों, 120 में से हम माइनस कितना करेंगे, 47, बचेगा कितना, 73। ये आपका कैपिटल गेन है। क्लियर बच्चों, इस पे टैक्स लगेगा। अच्छा, अब आगे बात बच्चों कहां पे, आगे बढ़े तो क्या आ गया, डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट सेक्शन 37 का 4A पॉइंट क्या कहता है। पहली बात तो ये कहता है कि भाई ये जो डिस्पोजल है ना, ये सिर्फ वो डिस्पोजल नहीं जिसको आप आम मीन्स में लेते हैं। ये डिस्पोजल का मतलब ये भी है कि ए से चीज किसको चली गई, बी को, ए से किसको चली गई, बी को। अब ए से बी को चली गई, फैक्ट जी, बट थिंग इज दिस कि जब ये ए से बी को गई तो ये भी तो हो सकता है कि ये गिफ्ट हुई हो, और ये भी हो सकता है कि ये सक्सेशन हुई हो, यानी ए बी का फादर हो, उसके फादर ने उसे चीज दी थी, आपके फादर ने, बी के फादर ने उसे ट्रांसफर कर दी, तो सक्सेशन भी हो सकता है, इनहेरिटेंस भी हो सकता है। तो डिस्पोजल का मतलब ये भी है कि गिफ्ट हो गया, डिस्पोजल का मतलब ये भी है कि इनहेरिटेंस हो गई, डिस्पोजल का मतलब ये भी है कि पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन चल रही थी, पार्टनरशिप कोई चल रही थी, अचानक ये हुआ कि वो डिसॉल्व हो गई, तो बी को, ए ने बी को कहा कि भाई हम तुम्हें कुछ दे देंगे इसके बदले, डिसॉल्व तो हो गई है, तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम ऐसा करो तुम बिस्किट ले जाओ। उसने कहा भाई बिस्किट, उसने कहा फिक्र ना करो, ये बिस्किट वो है जब मुनाफा आता था उसे गोल्ड के बिस्किट लेके रखते थे, एक बिस्किट जो है वो 20 ग्राम सोने का है, फिक्र ना करो।
ठीक है जी, तो डिसॉल्व होगी। तो ऐसे भी हो सकता है, और यही केस जो है किसमें हो सकता है, लिक्विडेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, कंपनी डिसॉल्व होगी, उसके आगे एसेट्स ऑफ, तो ये सारी सिचुएशंस हो सकती है। यहां पे एक बात जरूरी है जो ज़हन में आपके होनी चाहिए, क्या, जो कल हमने थोड़ा सा इसको जरा उस कदर क्लियर नहीं किया वो शायद, लेकिन आप जरा इस पॉइंट को देखिए जो आपके लेक्चर नंबर 1 के यहाँ पे आता है, ये देखिए जरा, शाबाश बच्चों, लेट्स सी। ये सारी बातें कल हुई थी, लेकिन इसमें से ये जो आपकी बुक के पॉइंट हैं ये वाले, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, ये जरा ध्यान में रखिए कि डिस्पोजल का वर्ड जो है वो सेल के बराबर नहीं होता। ये आई कैप की बुक का मैंने लिया है मटेरियल, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया हुआ, मैं कोशिश करता हूं कि जब आप आई कैप को देखें तो आपको मुख्तलिफ ना लगे बिल्कुल, ठीक है, लेकिन जो है उसके अंदर क्या है कि आपको मुख्तलिफ ना लगे, और बाकी जो है वो किताब आप कोई भी ले सकते हैं। इन द गुड बुक इज नंबर 1, कौन सी आप कह रहे थे कल बच्चों, आपने कहा था, तो मैंने असेस किया, ठीक है वो बुक अच्छी है, चूंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। अच्छा, तो बच्चों बात मैं क्या कर रहा था कि क्या है, शाबाश, आपने कहा कि सोल्ड, तो वो भी ठीक है, सोल्ड में भी आ गया। आपने कहा एक्सचेंज, एक्सचेंज में भी आ गया। यानी डिस्पोजल का मतलब सिर्फ बेचना नहीं, बेचना भी है, एक्सचेंज करना। एक्सचेंज करना क्या होता है, तुम ये मकान ले लो, ये मुझे दे दो, ऐसे होता है ना बच्चों। अच्छा, ट्रांसफर भी हो सकता है, ट्रांसफर वालिद से बच्चों को, और अगर ज्यादा बच्चे हैं तो क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तकसीम हो सकती है, कैंसल्ड हो सकता है, रिडीम हो सकता है। रिडीम क्या होता है कि आप एक फाइल खरीद लेते हैं बहरिया की, तो क्या फाइल कागज के टुकड़े की, रिडीम कब होगी, जब प्लॉट बनेगा तभी बेच सकेंगे ना प्लॉट को। रिडीम हो गया, कोई फ्लैट हो गया तो रिडीम भी हो सकती है, ठीक है जी, और छोड़ भी सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, जैसे बात चीजें एक्सपायर हो जाती है, एक्सपायर भी हो सकता है, सरेंडर भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आ जाती है डिस्पोजल में, इसलिए डिस्पोजल का वर्ड बड़ा है किससे, सेल से। ये ज़हन में रखना आपने, बस ये चीज थी जो वहां दी हुई थी, उसके अलावा बाकी सारी बातें वही है जो हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, चले सेव कर दिया मैंने। अच्छा, अब बच्चों आ गया यही वाला मामला जहाँ पे मैं था, कि आपको ये समझ आ गया, इनहेरिटेंस भी हो सकता है, गिफ्ट भी हो सकता है, डिसॉल्व भी हो सकती है, एओपी भी हो सकती है, और कंपनी भी हो सकती है। अब मसला ये है कि जब आप इसको लेकर चलते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसी सूरत में तो ये ना कि जब कोई एसेट आपने खरीद के बेचा, तो कल के न्यूमेरिकल में आपने देखा गोल्ड था, खरीदा बेचा, तो खरीदने की एक कीमत थी, बेचने की। अभी एक न्यूमेरिकल आपने देखा जिसके अंदर उसके खरीदने की कीमत थी, कॉस्ट थी, और उसके क्या थी, कंसिडरेशन थी। लेकिन जब ये ट्रांसफर हुआ दूसरे से, तो फिर क्या करेंगे, जब ट्रांसफर होगा तो हम क्या लेंगे, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जब आपके पास आया। देखिए ना, अगर फर्ज कर लीजिए कि जैसे क्या नाम है इसका, क्या बताया था नाम आपने बेटा, ये लड़का क्या नाम है यार, क्या नाम बताया था आपने अपना, बिलाल, चले बिलाल, कोई नाम बता दे मुझे, तो मुझे तो एक नाम चाहिए कि बिलाल की शादी हो रही है, ठीक है जी, बिलाल की शादी हो रही है, इसके वालिद ने इसे जहेज में 25 तोले सोना दे दिया। अब जाहिर है जब इनके वालिद की शादी होगी, उनको जहेज में जब मिला होगा, तो उस यहाँ उन्होंने उस वक्त खरीदा होगा, तो उस वक्त तो शायद 6000 रुपये तोला सोना आया हो, 2000 रुपये तोला आया हो। लेकिन क्या किया उन्होंने कि बाकी बच्चों को थोड़ा थोड़ा बांट दिया, थोड़ा इनको दे दिया, तो वो आते आते अब जब आया तो आप ये तो नहीं करेंगे 2000 माइनस करेंगे, आज कितने का तोला सोना है, क्यों जी, 1,20,000। देखिए ना, जिनका जहेज बनना है उनको फिक्र पड़ी हुई है। अच्छा, तो 1,20,000 का हो गया। अब 1,20,000 में से हम 2000 माइनस करें, ये तो नहीं। उसने कहा नहीं, जब तुम्हारे पास आया है, जब तुम अपने ससुराल आओगे दुपट्टा शपट्टा लेके, और उस वक्त जो मतलब रेट होगा वो लगेगा, ठीक होगी बात। अच्छा ठीक है, बच्चों के चेहरे लाल हो गए बिल्कुल। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि वही केस है कि उमर रिसीव अ ज्वेलरी एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर, ठीक है ना, यानी यकीनी तौर पे ये भी वही केस है, शादी हुई है, लेकिन जो सिचुएशन है खासी पुरानी लग रही है कि ज्वेलरी उसके अब्बा जी ने परचेज की थी कितने में, 10,000 में, और फेयर मार्केट वैल्यू जब उसको मिली कितनी थी,
12,000, और जब वो बेचने गया कितने महीने बाद? 2 महीने बाद ही बेच दी। तो मुझे लगता है कि वो भी आपकी तरह कोई सूटाबाजी था जिसको 2 महीने भी नहीं रहा गया और उसने जाके ज्वेलरी बेच दी। क्या जी? 15,000 माइनस 12,000 कितने की हो गई? 3,000। तो ये बच्चों बन गई क्या उसकी गेन, ये उसकी गेन, कैपिटल गेन आ गया उसका। तो कैपिटल गेन के लिए जाहिर है इतनी पुरानी प्राइस तो नहीं लगाएंगे, हम वही प्राइस लगाएंगे जो उस दौर की प्राइस है, जो उस टेन्योर की प्राइस है, तो हम उसको एडिंग करेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए, अब ये तो आ गई आपकी एक साइड। अब मसला ये आ जाता है कि जनाब पेपर अलर्ट, हाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिटरमिन इन वेरियस सिचुएशन। मार्क्स कितने हैं? शाबाश, 3 मार्क्स। जहन में रखना है कोई इतना कि जो बात पढ़ी है वही लिखनी है। जैसे कि स्टूडेंट ने लिखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल इन एनी अदर हेड ऑफ and not allowed under the list of income from business। तो पहली बात ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि हमें क्या नहीं डिडक्ट करना चाहिए जो किसी और हेड से डिडक्ट हो रहा है, और दूसरी बात हमें ये नहीं करनी चाहिए कि जो लिस्ट में लिखे हैं उनमें से कोई चीज डिडक्ट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये सेक्शन का रेफरेंस दे भी सकते हैं और कोई मसला नहीं, ठीक है जी। अच्छा, दे देंगे तो नंबर पूरे पूरे आएंगे आपके कि ये 37 का 4 है। और on the other hand, capital asset become property of a person by gift from the relative, succession or inheritance, or क्या dissolution of AOP or liquidation of company। सेक्शन कौन सा? 37(4)(a)। क्लियर जी? मुश्किल बात तो नहीं कर दी बेटे, थोड़ी देर एसी चला दो, ठीक है जी। अच्छा, डन हो गया जी? क्लियर? चलिए पंखा बंद कर दें यार। अच्छा जी, ये बात हो गई जी। अब आ गई बात ये कि डिडक्शन ऑफ लॉसेस इन कंप्यूटिंग द अमाउंट चार्जेबल। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, कल का न्यूमेरिकल जो है वो गेन पर था, ठीक है। आज हम उससे आगे चल रहे हैं, आज हम लॉसेस की बात कर रहे हैं। तो लॉसेस का मतलब वो क्या कहता है? कहता है कि एक बात याद रखो, जहां हमने नफा अलाउ किया है वहां नुकसान भी डिडक्टेबल है। जहां हमने नफा अलाउ किया है वहां नुकसान भी डिडक्टेबल है, और जहां हमने नफा अलाउ नहीं किया वहां नुकसान भी डिडक्टेबल नहीं है। सिंपल रूल, वेयर प्रॉफिट इज अलाउएबल, इनकम इज अलाउएबल, वेयर लॉस इज आल्सो डिडक्टेबल। वेयर इनकम इज नॉट अलाउएबल, डिडक्शन इज आल्सो नॉट अलाउड। ये सिंपल पहला रूल तो ये कहता है, फॉर द कैलकुलेशन या कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन फॉर टैक्स ईयर, ए डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। अगर किसी भी साल तुम कैपिटल गेन टैक्स के लिए कैलकुलेट करोगे तो लॉस भी करोगे, और जहां पे लॉस विल नॉट अलाउड एज डिडक्शन, वेयर गेन ऑन डिस्पोजल इज ऑफ एसेट इज नॉट चार्जेबल। तो जहां हम नफा नहीं लेते वहां नुकसान भी नहीं लेते, और जहां नफा नहीं ले रहे वहां नुकसान भी नहीं ले रहे। सिंपल। आप बेशक इसको रिवर्स करके लिख दें कि एनी केस वेयर कैपिटल गेन इज टैक्सेबल, हियर डिडक्शन इज अलाउड, एंड एनीवेयर वेयर द कैपिटल गेन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, डिडक्शन इज आल्सो नॉट अलाउड या चार्जेबल। एक ही बात। लेकिन लॉस कैलकुलेट करने का भी फार्मूला इन्होंने बताया, वो क्या है? ए माइनस बी। अब ए और बी का नेचर बदल दिया। अब कंसीडरेशन दे दी कहां पे? बी में, और कॉस्ट किसको कह दिया? ए को। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी, अगर तो सिंगल केस है, लॉस है, तो ऐसा करें। सिंगल केस हो, एक केस हो, तो ऐसा करें। लेकिन अगर केस बड़ा और डिटेल हो तो कई जगह मैंने एग्जामिनर को देखा वो इस रूल को फॉलो नहीं करता, वो सिंपल ए माइनस बी करता है। सिंपल ए माइनस बी करता है, वो ए को कंसिडरेशन कहता है और बी को कॉस्ट कहता है। तो इसका मतलब है जहां भी टेबुलेशन आएगा वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको ए माइनस बी, ए कंसिडरेशन, बी कॉस्ट।
लेकिन अगर सिंगल केस है, लॉस का केस है, तो वहां हम ये एहतराम कर सकते हैं इनका। इन्होंने कहा है क्या कि बी को कंसिडरेशन कर दे और ए को कॉस्ट कर दे, लेकिन बड़े ध्यान से, ठीक है। ऐसा ना हो कि वहां जाके आप ये काम कर रहे हैं और काम कुछ और करके वापस आ जाएं। मुझे लगता है सारे बच्चे इकट्ठे होके आ गए क्लास में। नहीं, ये तमाम हमारे जो है विजिटिंग स्टूडेंट्स हैं। विजिटिंग स्टूडेंट समझते हैं, कभी कभार हमारी क्लास की क्वालिटी चेक करने आते हैं, तो ये देखते हैं कि टीचर अभी हेल्दी है, ठीक है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है तो बस ठीक है, कल से 2 दिन की छुट्टी कर लेते हैं। आप छापा मारेंगे कब? हाँ, और ये वो बच्चे हैं जो हमेशा जोर देते हैं सर लेक्चर की रिकॉर्डिंग जरूर किया करें, क्योंकि हमारी नीयत साफ नहीं हो सकती, लिहाजा आप अपना काम पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ करिए, ठीक है। और आज का दौर है ही ऐसा, भाई टीचर मेहनत करे, बच्चे नहीं पास कराने, और स्टूडेंट क्या करें, स्टूडेंट सिर्फ क्लास पढ़े और क्वालिटी के बारे में बताएं कि टीचर कैसा पढ़ा, बाहर जाके सबको बताएं हाँ चला लेता है काम, चल जाएगा। तो ऐसा ही है ना, ये इसमें आईकॉम का कल्चर पता नहीं क्यों बीकॉम और आईकॉम का हमारे सीए में थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया। अच्छा बच्चों चले, एनीवे अब देखिए, कॉस्ट ऑफ अ कंपोनेंट दैट इज ए एंड शेल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर, इसमें कोई एक्सपेंडिचर शामिल नहीं होना चाहिए। ये बात हम पहले कह चुके हैं, जैसे प्रॉफिट में नहीं ऐसे ही लॉस में भी नहीं। क्या बोला, ये रेपिटेशन आ गया। डिडक्शन जो किसी और हेड में हो रही है, डिडक्शन एनी डिडक्शन which is allowable in any other head is not deducted over here. Similarly वही वाली लिस्ट, कौन सी वाली, SU 21, तो जैसे प्रॉफिट में नहीं वैसे ही लॉस में भी नहीं, ठीक है जी। No loss shall be recognized on disposal of following capital asset, namely क्या, ये तो हम पढ़ चुके हैं क्योंकि मैंने टेबल पहले पढ़ा दिया था। ये आल्दो लॉ में इस तरह लिखा है, मैंने टेबल में पढ़ा है क्या कि इनका नफा तो लेंगे, इनका नुकसान हम नहीं लेंगे। लॉजिक मैंने ये बताई थी कि ये चीजें बेचने के लिए बंदे को स्मार्ट होना चाहिए। कि जी सोना बेचने जाके आपने कहा ज्वेलर्स की दुकान पे, कहा मेन मार्केट सराफा बाजार जाएंगे, आप रेलवे स्टेशन पे जाकर खड़े हो जाएंगे, जाहिर सस्ता बेचेंगे। सस्ता बेचेंगे तो हुकूमत क्यों नुकसान ले, हुकूमत कहेगी जी आप ढिले हैं, मैं तो ढिले नहीं ना हूं, गवर्नमेंट कहती। अच्छा ठीक है, लिहाजा तो ये क्या हो गया जी, सिंपल क्या कहा, प्राइवेट कंपनी के शेयर गेन कर लिया तो गेन पे टैक्स, तो लॉस हो गया तो लॉस अलाउएबल, डिडक्शन अलाउएबल। बट अगर ये चीजें हैं तो इनकम टैक्सेबल है बट डिडक्शन अलाउएबल नहीं है, वजह मैंने बता दी, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। ये बात यहां पे लिखी है लॉ में, डन हो गई, ठीक है। चलिए जी एक सवाल करते हैं, पब्लिक कंपनीज शेयर विल बी ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे। ये वैसे मैंने लिख दिया, आपके जहन में होना चाहिए कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स को हम अलग से ट्रीट करते हैं, ये आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा जी, कहता है जमाल परचेज अ शेयर ऑफ जीटी प्राइवेट कंपनी, कितने में कब लिया, 9 को। अच्छा, और कितने का लिया, सेट ऑफ शेयर्स है ना। अच्छा, सोल्ड पर शेयर नहीं, सेट ऑफ शेयर, सोल्ड ऑन कितना, 80,000। कब बेचा, लगता नहीं साल से ज्यादा लगा है, तो लिहाजा ए माइनस क्या हो जाएगा, बी, क्या निकलेगा, 80,000 माइनस 50,000 कितना आ गया, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 बिकॉज इट्स मोर देन ईयर, कितना हो जाएगा, शाबाश, हाउ मच इट इज, ये हो जाएगा बिल्कुल सही हो गया 22,500। यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, डन हो गया जी। अच्छा चलिए जी, अब आ गया जी, जुनेद परचेजेस अ सेट ऑफ शेयर्स, कितने के खरीदे उसने, शाबाश, पर शेयर गलत लिख दिया मैंने, सेट ऑफ शेयर्स कितने, 30,000 के। कब खरीदे, ठीक है, बेचे कितने के, साल से ज्यादा लगा के कम,
कम लगा है, लेकिन एक बात है, ए माइनस बी में क्या करना है, 5000 इधर, शाबाश, ये क्या उसकी सेल प्राइस है, तो सेल इधर आ जाएगी, और शाबाश परचेज कितने का किया था, 30,000 का, तो ये आ गया इसका लॉस। लॉस कितना आया, 25,000। 0.75 से मल्टीप्लाई करूंगा ही नहीं, क्यों, प्रॉफिट जो है वो अगर एक साल से ज्यादा होगा इनकम, तो इनकम डिडक्टेबल है और उसमें 0.75 अलाउड है। साल से ज्यादा रखोगे तो कितना हो जाएगा, 75%। नुकसान पूरा लिखा जाएगा। लॉस इज टोटली डिडक्टेबल, बट इनकम इफ यू होल्ड अ एसेट फॉर मोर देन 1 ईयर, इट्स वैल्यू विल बी रिड्यूस्ड बाय 0.75। उसके अंदर 25% वैल्यू कम लिखेंगे ताकि तुम्हें टैक्स कम लगे, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो चूंकि तुमने एक साथ सब्र किया तो हम उसको 0.25 कम करेंगे। और इसका एक वजह यह भी है कि हुकूमत वोलाटिलिटी को लाइक नहीं करती। हुकूमत चाहती है कि आप स्टॉक खरीद के होल्ड करें, कैपको के शेयर हो, किसी चीज के शेयर हो, गोल्ड हो, डॉलर हो, होल्ड करें जरा। ये नहीं कि आप खरीदते रहें और बेचते रहें। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आ गया क्या जी, जमाल परचेजेस क्या, लेकिन याद रहे ये दोनों कंपनीज कौन सी थी, प्राइवेट। ये कंपनी कौन सी थी, प्राइवेट। और ये कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड। तो अनलिस्टेड भी क्या होती है, हमारे पास अनलिस्टेड भी प्राइवेट ही होती है। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, तो अब इसने कितने में खरीदा, ए माइनस बी खरीदा 190,000 में सेट ऑफ शेयर, बेचे कितने में, शाबाश 70। गेन कितना आया, 120,000। साल से ज्यादा हुआ है, साल से कम है, कम है। ठीक है, तो यही काउंट हो जाएगा। ठीक होगी बात? तो यू विल सी दैट कि साल से ज्यादा या साल से कम है, ये आप खुद देख लेंगे। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अब ये सवाल आ गया आपके कब के, मार्च 2017, सितंबर 2017 एंड सितंबर 2019। मैं कंपोज नहीं कर सका, बड़ी ज्यादा मटेरियल था। ठीक है, तो मेरे टीए कह रहे थे कि हमारे पास ये कंपोज हैं, लेकिन वो अभी उन्होंने दिए नहीं। तो जैसे मुझे मिलते हैं तो फिर मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, कंपोजिंग के लिए दिया हुआ हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ना भी हो तो चलो ये है ना कि चीज सामने आई और क्या हुई, ट्रीट हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा जी, एक बीस है, उसका नाम है क्या, सालिया। सालिया है, इज अ रेजिडेंट पर्सन। पहले तो उसने कह दिया रेजिडेंट पर्सन, क्लियर कर दिया। नजर आ रहा है आपको? अच्छा, शी, अगर नहीं आ रहा तो मैंने ये सेंड किया हुआ आपको, मेल किया हुआ। अच्छा, शी डिस्पोज ऑफ फॉलोइंग एसेट ड्यूरिंग द ईयर, जो भी है 2017 कह लें, 2007 कह लें, जो भी है। अच्छा जी, क्या हुआ जी, क्या डिस्पोज ऑफ किया है, पेंटिंग। अच्छा जी, पेंटिंग डिस्पोज ऑफ किया इन्होंने। तो पेंटिंग डिस्पोज ऑफ कर दी, कितने में खरीदी, कितने में बेची, जी शाबाश, कुछ समझ आती है बात, कितने में खरीदी, कितने में बेची। ठीक है, बट जब उनको ट्रांसफर हुई थी तब वैल्यू क्या थी। ठीक है, वही बात आ गई, कॉस्ट नहीं लेनी, क्या लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू लेनी। ठीक है जी, तो क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा जी, सो दिस वन इज अ इंक, ए माइनस बी क्या है, शाबाश। उन्हें जब ट्रांसफर हुई तब कितनी वैल्यू थी, उन्होंने सेल की कितने में, सेल की उन्होंने 12 लाख
50,000 यानी 1,250,000। लेकिन जब उनको ट्रांसफर हुई थी तब कितने की थी? 15 लाख रुपए की थी। तो इन्होंने कोई अकलमंदी नहीं की है, इनको चाहिए था टाइम पे बेच देती। क्या हाल है जी? कितनी बन गई? 15। क्या कर दिया इन्होंने? नुकसान कर दिया। कितना नुकसान कर दिया इन्होंने? 3 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। तो ये आ गया लॉस। ठीक है, तो ए माइनस बी भी कर सकते हैं, इधर उधर भी शिफ्ट कर लें, कोई मसला नहीं है, चूंकि वैल्यू तो वही आनी है। तो लिहाजा ये आपने लॉसेस कर लिए। लॉसेस को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, उसे लॉसेस को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। और इसके साथ हम लिख देंगे कि कॉस्ट मैटर इसलिए नहीं करती क्योंकि ये ट्रांसफर का केस है और हमें लेनी चाहिए क्या? इसकी मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा सवाल क्या है? ज्वेलरी। शी सोल्ड ज्वेलरी। पता नहीं क्यों ये सारी चीज बेचने पे आ गई, अल्लाह रहम करे। विच वॉज परचेज बाय हर। क्या क्या जो उनके हस्बैंड ने खरीदी थी, कितने में? एंड गिफ्टेड ऑन द सेम डे। तो उसी दिन उन्होंने दे दी। ठीक है, मेरा ख्याल है इन्होंने OLX की एड सुन ली है जिसके ऊपर जोर से वो कहता है बेच दे, और वो बात इनके दिल में जाके लग गई है और अब ये कहती हैं बेच दे। तो मुझे तो अब शोहर का भी शक हो रहा है कि वो घर में है। अच्छा बच्चों, हो सकता है इन्होंने उसका भी रेट अच्छा लग गया हो तो कबाड़िए को दिया होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो ये होगा बच्चों 1 मिलियन। ये क्या बच्चों? शाबाश, गेन है। अब जरा टाइम स्पैन भी देखें। सेम डे दिया था और 2015 सेम डे, बस ठीक है। तो इसके ऊपर यही रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमें कोई टाइम बताया नहीं, लिहाजा हम इसको ऐसे ही गेन फर्ज कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन एक बात है, जरा ऊपर डेट देख लो। डिस्पोज ऑफ ऑन द, नहीं यार ये देखो 7 को डिस्पोज किया है और मिला कब था उनको? 5 को। 1 लगा लो या 0 लगा लो, 2 साल का फर्क है, क्यों नहीं है? देखिए, तो इसको क्या करें? मल्टीप्लाई करें इसको 0.75 के साथ। तो जनाब जो टैक्स पड़ेगा आपको, ये जब से मैंने वैक्सीनेशन कराई एक लाइन से सीधी बन जाती जब मैंने वो लहदा है उसको जरा डिटेल में बाद में फिर देखें। नए बच्चे आ गए तो इनके सामने आप वो बातें ना करें जिससे इनकी दिलजारी हो, उन्हें लगेगा हमें समझ नहीं, इनको ज्यादा समझ है, तो गुस्सा करके बच्चे बैठ जाएंगे। अच्छा बच्चों, ये देखें, ये सही मैंने जीरोस लगाए, चेक करें। एक कम कर देते हैं, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, वो 2 फ्रैक्शन है। ठीक है, सेट हो गया बच्चों। अच्छा जी, अब आ गया तीसरा सवाल। तीसरा सवाल सिर्फ थ्योरेटिकल आंसर देना है। क्या? शी डिस्पोज ऑफ, ये बेटे उन्होंने बेचा कब है? ऊपर कह रहे हैं ना, उसने डिस्पोज ऑफ 7 को किया है, उसने दे उसी दिन दिया था। ठीक है ना, समझ आई बात की? तो उसी दिन दिया था, लिया उस दिन था, लेकिन बेचा फिर भी 2 साल बाद है। तो गेन हुआ 5 में। ठीक है, गेन हुआ कब? तो गेन इज ऑन 5 एंड सोल्ड एट 7 साल हो गया। अच्छा बच्चों, अब आ गया शी डिस्पोज ऑफ हर कार। कार भी बेच दी, मेरा वहम बिल्कुल सही है। अच्छा, कार वाज बीइंग यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ हर बिजनेस, बट हमने क्या कहा था? डेप्रिशिएबल जो है इसमें शामिल नहीं होगा। तो हम ये नहीं कहते कि बेशक इनके पर्सनल यूज की बात है, लेकिन ये कार जो है वो क्या है, इस पे डेप्रिसिएशन अलाउ होती है, लिहाजा ये किसी अदर हेड में जाएगा, इसमें नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? इट कैन ऑन इन द अदर हेड। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ गया बच्चों?
अक्टूबर 2006 शी सोल्ड द डाइनिंग टेबल टू फहीम। डाइनिंग टेबल भी बेच दी घर की, अब कपड़े बैठ के खाना खाए रुमाल बिछा के। अच्छा बच्चों, तो ये हो गया क्या जी? तो लिहाजा ये भी क्या है? किसी और हेड में नहीं, इसको कहेंगे ये है पर्सनल मूवेबल। पर्सनल मूवेबल। उसको पर्सनल मूवेबल क्यों नहीं मैंने लिखा था? उसमें खुद कहा था कार बिजनेस की है, गाड़ी बिजनेस की है। क्लियर बच्चों? अगर आप चाहें तो इसका आंसर देख भी सकते हैं। ये देखिए रेफरेंस आ गया आपके पास, ये स्लाइड मैंने आपको भेज दी। ठीक हो गई बात? अब ये देखिए ये वाला सवाल जो है, जहीर सोल्ड अ पेंटिंग टू हिज ब्रदर, कितने में बेची? ठीक है, जहीर हैज परचेज दिस पेंटिंग फॉर हिज रेजिडेंस इन एन ऑक्शन, जो कि 14 अगस्त 2013 को हुई थी। 14 अगस्त को भी देखें क्या क्या करते हैं लोग, हम तो सिर्फ झंडा लगा रहे होते हैं। अच्छा, और देखिए क्या हुआ, उसने कितने में खरीदी थी? ठीक है, तो जहीर ने अपने भाई को चूना लगाया 2017 को उसने बेची। ये कितने में? 20 में, 2 मिलियन में बेची और खरीदने की थी 1.8 की, तो बच गए ना अच्छे खासे पैसे। क्या ख्याल है बच्चों? आप भी अपने भाई को कोई ऐसी चीज बेचे ताकि आपका भी सवाल बने। ठीक होगा बच्चों? तो क्या करना है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ टैक्स ऑर्डिनेंस आपने इसे ट्रीट करना है, कर लेंगे। ठीक हो गई बात? इसी तरह हारिस सोल्ड 2 ऑफ हिज पर्सनल व्हीकल्स। पर्सनल व्हीकल बेचती है बच्चों। पर्सनल व्हीकल को डाल सकता हूं मैं इसके अंदर तो, लेकिन इसका सवाल के 2 नंबर फिर कैसे आएंगे? क्या लिखेंगे आप इसके अंदर? एक तो ये पर्सनल है और दूसरा ये मूवेबल है, तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन में नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? डन हो गया जी? अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया। अब ये बच्चों एक सवाल है किसका? कैसर डिस्पोज ऑफ फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2012। क्या क्या बेचा बच्चों उसने? शाबाश। शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ज्वेलरी, पेंटिंग, एग्जेम्प्टेड रहने दें, कॉइन, कार ऑफ सन, फर्नीचर ऑफ होम, ये शामिल नहीं होंगे। ठीक है जी, करें इसको? चले बाकी देखें उसकी इनकम कितनी है। शाबाश, इनकम अर्न फ्रॉम हिज बिजनेस। तो कैसे डील करेंगे इसको आप? शाबाश, लेट्स सी। टाइम है हमारे पास? पक्की बात है? साथ साथ सेव करता जाऊं और ये 2 स्लाइड यहाँ डाल देते हैं। यहाँ 13 मिनट है ना, बस ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात ये इनकम फ्रॉम बिजनेस आई है, सैलरी आई नहीं। शुक्र अल्लाह का, हमें जज करने की जरूरत ही नहीं कि सैलरी पर्सन है, यहाँ सैलरी नहीं है, सीधी बात है, बिजनेस का टेबल लगा देंगे। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, किस ईयर के लिए कैलकुलेट करना है? शाबाश। ऐसी सूरत में प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले तो रूल नए और सवाल पुराना। क्या होगा जी? इनकम, क्या नाम है इस बंदे का? इनकम ऑफ मिस्टर कैसर एंड देयर ऑन। ठीक है, देयर ऑन यानी और भी चीजें हो सकती हैं ना, देयर ऑन उसकी तफसीलात कह लीजिए, देयर ऑन का मतलब तफसीलात। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है इनकी, यानी इसका मतलब ये होगा कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं वहां इन्होंने अपनी को सैलरी वैली नहीं रखी हुई। तो इनकम फ्रॉम सैलरी दैट इज 0। ये क्यों मैं लिख रहा हूं? ताकि आपके जहन में रहे कि इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई तो कहाँ लिखनी। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो बिजनेस की इनकम कहाँ डालोगे? शाबाश, हाउ मच बिजनेस इनकम? दैट इज 9 लाख। तो ये जनाब आ गई आपकी 900,000। ये 0 की जरूरत नहीं है, इसी को इसकी डंडी बनाते हैं। अच्छा जी, ये आ गई आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब चलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो ये कैपिटल गेन ही है ना। चलिए इसकी तफसील में जाते हैं। कैपिटल गेन की तफसील में जाते हैं तो सबसे पहले आगे AB प्राइवेट कंपनी के शेयर्स।
तो ये भी प्राइवेट कंपनी के शेयर बेचे महंगे, खरीदे सस्ते, तो लिहाजा ये आ गया 70,000 है ना, माइनस बाय 40,000, इसमें बच गया हमें कितना, 30,000 हमें बच गया। अच्छा जी, कौन सी कंपनी के थे, शाबाश, AB प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, दूसरे शेयर सी किसके हैं, DE प्राइवेट लिमिटेड, बेचे सस्ते, खरीदे, होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है। याद रखें होल्डिंग पीरियड जो है उसके अंदर हमने सिंपल डेज कैलकुलेट करने हैं, तो लिहाजा कितना कर देंगे, इसको करेंगे 30,000 ज़रबे 0.75, कितना लगाएंगे यहाँ, शाबाश, लगाएंगे, देखिए मैंने क्या किया ना भाई, चलिए कितना जी, 22,500, ये आ गया जी 22,500। चलिए जी अगला काम करते हैं जी, नेक्स्ट क्या है, ये तो नुकसान है, तो लिहाजा इसको DE कंपनी लिखेंगे और नुकसान को सीधा काउंट करेंगे, कितने का लिया, 20,000 का बेचा, ठीक है जी, और 5,000 का नहीं, उलट कर दें, 5,000 का बेचा और 20,000 का खरीदा, कितना नुकसान किया, 15,000 का। चलिए तो 15,000 यहाँ आ गया। चलिए अब बच्चों वापस आइए, क्या है, डी पब्लिक कंपनी कितने का बेचा, 20 का, ये नुकसान ही कर रहा, पता नहीं कहां से आ गया उठ के, सारा नुकसान करके आ गया, तुम्हारे करे पड़ गए। नहीं ऐसा टैक्स रिटर्न वाला आता है तो बच गए 4 पैसे सामने, नहीं जी, यहूदी भूखा मरेगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट का भूखा मरेगा। अच्छा बच्चों क्या है, 10,000। अच्छा जी बच्चों, अब क्या है, नुकसान में तो नहीं ना करना हमने 75 का, अब ये कितने का बेचा, कितने का खरीदा, ठीक है, और ये देखें जरा, साल बनता है कि नहीं बनता, बनता है, नहीं बनता यार, 11 माह बनते हैं, तो लिहाजा नहीं बनता। तो ये बच्चों 2 लाख का बेच दिया और खरीदा कितने का था, 60,000 का, तो 60,000 का मतलब ये हो गया कि इधर आ जाएगा 1,40,000 सीधा सीधा, ठीक हो गया। अच्छा जी, और कोई काम किया इन्होंने, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब लो बीवी का जेवर भी बेच दिया जालिम। अच्छा अंदाजा करें, मुझे लगता नहीं गुजर गई होगी, और क्या। अच्छा तो क्या बच्चों, आया कब था इसके पास, 7 में, बेचा कब, 11 में, साल से ऊपर हो गया। कितने का है, ज्वेलरी है, शाबाश, 80,000 माइनस कितना, 10, ठीक है जी, और 70 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0.75 के साथ, तो ये रह जाना है आपका कितना, शाबाश, 52,500, गुड हो गया, ये भी पॉजिटिव। अच्छा अब क्या आ गया जी, आगे ज्वेलरी भी हो गई, पेंटिंग भी बेची जनाब ने, और पेंटिंग में तो बड़ी दिहाड़ी लगनी चाहिए लेकिन उसमें नहीं लगाई इसने। अच्छा जी, कितने की पेंटिंग, तो पेंटिंग का नुकसान डालना है हमने, कैसे हंस के कह रहे डाल दो, वो जो टेबल बनाया था वो किसके लिए बनाया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो ज्वेलरी है इसका गेन होगा, इसका लॉस नहीं होगा, तो आप भी जीव लोग हैं, जब देखे ना, इसी को तो कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक तोता था ना, उसको रटते रहे कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं, उसको छोड़ दिया जंगल में, वो फिर पकड़ा गया, तो जाल में भी ये कह रहा था शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं है। तो उसके फिर मालिक ने कहा कि यार तुझे मैंने सिर्फ रटाया नहीं था, मैंने इसलिए कहा था
कि भाई जब शिकारी आएगा अमली तौर पे नहीं तूने फंसना। कहता हाँ अब याद आई बात, क्या आपने इसलिए कहा था। अच्छा बच्चों ठीक हो गई बात। चले जी आगे क्या आएगा बच्चों, डिस्पोजल ऑफ क्या, कॉइन्स। इसमें बचे 4 पैसे के नहीं, इसमें तो अच्छे खासे बचे हैं, नहीं कॉइन बचे हैं पैसे 4। तो कॉइन्स को ले लेते हैं। कॉइन्स कितने के लिए थे, 6 लाख के कॉइन थे और बेच दिया हमने, नहीं 2 लाख के थे सॉरी, और बेचे हमने 6 लाख के। 4 लाख रुपए हमने सीधा सीधा कमा लिया। लेकिन साल से ऊपर देखिए हुआ कि नहीं हुआ, बहुत पुरानी बात है। तो मैं बचपन के सिक्के थे वो भी कम वक्त में बेच लिए, माँ बाप की यादें भी नहीं रखी। अच्छा तो ये बच्चों क्या बच गया, 3 लाख रुपया। ठीक हो गया जी। अब टोटल मार दे जरा देखें। बच्चे की गाड़ी बेची है, बड़ा जुल्म किया है, बीवी का फर्नीचर भी बेच दिया, चले जो भी, ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, कंज्यूमेबल्स है। अब हम इनका टोटल मार लेते हैं। करिए जरा, यहाँ पे टोटल क्या आता है, टोटल कर दीजिएगा प्लीज जी। मेरे पास जो टोटल बनता है 4,90,000। देखिए सही लिखा है मैंने, 4,90,000, वही मैं यहाँ लिख देता हूँ 4,90,000। देखिए ठीक है। अब जब मैं टोटल करता हूँ तो इनकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, और टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है, 13 लाख, या कह लीजिए 1,349,000। ठीक है जी। अब आप इसको जरा देखिएगा कि जो सवाल है वो ये कहता है कि कितनी इनकम अर्न की ड्यूरिंग द, इन्फॉर्म यू दैट हैज अर्न इनकम फ्रॉम दिस एंड व्हाट ही डिमांड, डिस्पोज ऑफ फॉलोइंग एसेट्स। रिक्वायरमेंट हमने कहीं मिस कर दी है। वैसे अगर इनकम कही हो तो इनकम पे खत्म कर देना है, अगर वो टैक्स लायबिलिटी कहे तो निकालनी, वरना नहीं निकालनी। हम सपोज कर लेते हैं उसने टैक्स लायबिलिटी कही थी, तो जाके देखते हैं इस टेबल में कहां पे जाके गिरती है इनकम जी। शाबाश बच्चों, यानी टैक्सेबल इनकम 1,349,000 कहां ड्रॉप होती है, एक मिनट, लेट मी राइट इट क्लियरली, 1,349 एंड 000। लेट्स सी कहां पे ड्रॉप हो रही है, किस स्लैब में, 4th स्लैब में। पक्की बात है, 12 लाख से ज्यादा और 24 लाख से कम है। तो ये हम करते क्या है कि जो एक्सीडिंग अमाउंट होती है वो माइनस करते हैं हमेशा। तो हम इसमें से माइनस करेंगे जी, 13,90,000 गलत लिखा है मैंने, अच्छा सॉरी, 13,90,000। चलिए अब ठीक हो गया जी। तो इसको भी ठीक कर दीजिए 13,90,000। इसलिए मैं कह रहा था साथ साथ कोई दूसरा भी टोटल कर ले। 13,90,000 क्योंकि मैंने सवाल चेंज किया था। चलिए ठीक हो गई बात। माइनस कितना करना है, 12 लाख, इसमें से माइनस कर दें, कितना बचेगा, शाबाश, 1,90,000 बचेगा। ठीक है जी। तो होता ये है कि जो इनकम आप माइनस करते हैं उसका टैक्स हमें टेबल से मिलता है। तो टेबल में से देखते हैं कितना मिला टैक्स, वो हमें यहीं से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। कितना जी, 70,000। इसमें ऐड कर देंगे आप रिमाइंडर, और रिमाइंडर को मल्टीप्लाई किससे करना है ये भी वो बताएगा हमें। कितने से करेंगे, 15%। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.15 के साथ, तो ये आ गया 70, ये सारा इकट्ठा करके 28,500। ठीक है। तो ये बन गया 728500। गलत कर दिया, नहीं 98 होगा ना वो उसमें जाए। ठीक है। आप सही बच्चों, क्लियर जी। तो इसको कर लिया करें कैलकुलेटर पे ताकि ये गलती हो ही ना। तो ये क्या आ गई आपकी टैक्स लायबिलिटी।
ठीक हो गया बच्चों, ये आ गई आपकी टैक्स लायबिलिटी। डन जी। चलिए अब देखिए बच्चों, इसके अंदर ये सवाल जो है ये आपका आ गया कौन से वाला, क्वेश्चन बैंक का कौन सा 48 भी है। ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया ताकि आप पढ़ लें कि क्वेश्चन बैंक राइटर ने इसे कैसे सॉल्व किया है, वो भी देख लें आप। और ये आ गया आपका सारा मामला। ठीक है जी, तो आज के लिए ठीक हो गया। डन, बात समझ आ रही है? एक मिनट हम